हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। यह जो टॉपिक है, जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन फिर इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पाचन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि आप सिर्फ डिस्प्ले पे आप और मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप सुने, इसी से आपके दिमाग में हर चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, एक बार आप सुनेंगे आपके दिमाग में वो सब चीज़ें छप जाएंगी। तो हमने बताया जैसा कि पाचन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे उनसे क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है यानी ऊर्जा निकलती है ना। चलिए आगे हम बात करें, ये चीज़ें समझ गए, आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व। उसके बाद प्रोटीन्स यानी प्रोटीन, फैट, लिपिड्स यानी वसा। और इन जो हम इन्हीं तीनों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। क्या खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, या फैट, लिपिड्स, ये तीन चीज़ हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों को हम खाते हैं। और इन्हीं तीनों से हमारे शरीर में क्या होता है, और इन्हीं तीनों का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। इन्हीं तीनों का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है, और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो हम क्या खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट या लिपिड, इन्हीं तीनों को हम खाते हैं, और इन्हीं तीनों का हमारे शरीर में पाचन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा, स्टार्च के रूप में खाते हैं, ठीक है। हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शर्करा, उसको हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है, स्टार्च के रूप में खाते हैं। अब स्टार्च क्या होता है, वो देखिए, जो हम भोजन करते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में करते हैं, ठीक है। स्टार्च के रूप में बड़े बड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है, बड़े बड़े हिस्सों में खाते हैं। फिर उससे एंजाइम मिलकर क्या कर देता है, उसको माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज को फिर एंजाइम क्या करता है, किसको में बदल देता है, ग्लूकोज में। यानी इस तरह से प्रक्रिया, हम बड़े बड़े दाने को खाते हैं और उसको हमारा शरीर इस तरह से प्रक्रिया करके क्या करता है, उसको बहुत छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म हिस्सों में उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम कुछ देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में देख रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो होता है हमारा, वो माउथ से लेकर एनस तक होता है, यानी मुख से गुद्दा तक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इन चीज़ों के बारे में, तो एक एक चीज़ों को आप ध्यान देंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नल होता है माउथ से एनस तक यानी मुख से गुद्दा तक होता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 9 मीटर से 9 मीटर होती है, और यानी 33 फीट होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 9 मीटर लंबाई होती है, अगर फीट में पूछा जाए तो 33 फीट होती है, ठीक है। और आहार नाल में अब डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला हमारा जो पार्ट आता है वो क्या होता है, मुख होता है यानी माउथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन करवाने वाली ग्रंथियाँ, पाचन करवाने वाली ग्रंथियाँ यानी मुख में सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लाड़ीय ग्रंथि होती है, ठीक है। मुख में हमारा जो होता है वो कौन सा ग्लैंड्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है यानी लाड़ीय ग्रंथि होती है। यह पाचन करवाने वाली ग्रंथियाँ होती है जो हमारे मुख में होती है, ठीक है। चलिए ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे हम अगर देखें तो फूड पाइप होता है जिसको हम भोजन नली कहते हैं, ठीक है।
तीसरे नंबर पे स्टोमक यानी आमाशय होता है, जिसको हम पेट भी बोल सकते हैं, उदर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी पेट में हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। पेट के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यानी जठर ग्रंथि होती है, ये हमारे पेट में होता है। चौथे नंबर पे हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ठीक है। और छोटी आंत के अंदर क्या होता है, लीवर होता है यानी यकृत होता है, यानी पैनक्रियाज भी होती है, अग्नाशय होती है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली तौर पे पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे में। चलिए, उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। उसके बाद 6 नंबर पे एनस यानी गुद्दा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तो माउथ यानी बक्कल कैविटी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। माउथ यानी मुंह, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा हो गया, ठीक है। तो माउथ में हमारा क्या क्या चीज़ होती हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मुंह में हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं यानी दांत होते हैं, टंग्स होते हैं, जीभ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लाड़ी ग्रंथि होती है। तो हमारे मुंह में 3 चीज़ें होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, जीभ होता है और लाड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें तो टीथ यानी दांत की स्टडी का हम अध्ययन कहाँ करते हैं, किसमें करते हैं, तो ओडेंटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। दांतों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, ओडेंटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांत के प्रकार। हमारा दांत कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। इंसीजर्स यानी कृतक होता है, कैनाइन होता है, रंधक होता है। उसके बाद प्री मोलर्स यानी अग्र चवर्णक होता है, मोलर्स होता है यानी चवर्णक होता है। इंसीजर्स की बात करें, कृतक की बात करें तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कृतक कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ से नंबर इसकी संख्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन चीज़ों को फोकस आप करेंगे। कैनाइन की बात करें तो रंधक कितना होता है, 4 होता है। प्री मोलर की बात करें तो अग्र चवर्णक कितना होता है, 8 होता है। मोलर की बात करें तो होता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इंसीजर की बात करें यानी कृतक की बात करें तो 8 होते हैं। इसका काम क्या होता है, कटिंग करना। कटिंग करना यानी जो भी हम भोजन करते हैं उसको काटना, ठीक है। कैनाइन रंधक होता है, इसका कितने दांत होते हैं, कैनाइन यानी रंधक कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसका काम होता है बाइटिंग करना, ठीक है। प्री मोलर अग्र चवर्णक 8 होते हैं, इसका काम होता है ग्राइंडिंग यानी जो भी भोजन हम करते हैं उसको पीसने का काम होता है। मोलर यानी चवर्णक होता है, इसे 12 होते हैं, इसका काम होता है ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करना, ठीक है। और इसके साथ लार इसके साथ मिक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड की, ठीक है। चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड यानी बच्चों में मिल्क टीथ कितने होते हैं। मिल्क टीथ यानी दूध का दांत पूछा जाता है, प्रश्न सीधे तौर पे आपसे पूछा जाएगा दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, यानी बच्चों के दूध के दांत 20 होते हैं। अब आगे बात करते हैं उन बच्चों में कृतक की संख्या कितनी होती है, यानी इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कैनाइन यानी रंधक की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अगर हम प्री मोलर्स की बात करें यानी अग्र चवर्णक की बात करें तो एक भी दांत नहीं होते हैं बच्चों में, ठीक है। चवर्णक यानी मोलर की बात करें तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जाम्स में। आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कितने दांत एक बार में आते हैं और कितने 2 बार में। पूछा गया कि कितने दांत एक बार में आते हैं और कितने 2 बार में। तो 2 बार में 20 दांत आते हैं। 2 बार में कितने दांत आते हैं, तो 20 दांत 2 बार में आते हैं। और एक बार में 12 दांत आते हैं, एक बार में 12 दांत। यानी पूरे जीवन में पूरे जीवन में एक बार में कितने दांत आते हैं, 12 दांत। और 2 बार में टूट टूट के वैसे कितने दांत आते हैं, 20। टोटल मिला के कितने हो गए, 32, ठीक है। अगर हम बात करें अकल की दांत, हम लोग कहते हैं अकल की दांत कितने, अकल की दांत की बात करें तो 4 होते हैं। अकल की दांत क्या कितने होते हैं, 4। विजडम टूथ कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। यह मोलर्स यानी चौवर्णक दांत होते हैं या मोलर्स होते हैं। अकल की दांत 4 होते हैं जो कि ये क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं, नहीं चौवर्णक दांत होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं वेस्टिगियल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। वेस्टिगियल ऑर्गन के बारे में यानी ओसेसी अंग के बारे में ओसेसी अंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ओसेसी अंग में
5 प्रकार का अवशेषी अंग होता है वेजिटल, ठीक है, वेस्टिगल ऑर्गन 5 प्रकार के होते हैं नहीं अवशेषी अंग, जिसमें पहले नंबर पे होता है विजडम टूथ होता है, दूसरे नंबर ईयर मसल कान का जो मसल होता है, मांसपेशी होता है वो, जिसको हम पीना बोलते हैं, बॉडी हेयर्स हमारे शरीर में जो बाल होते हैं वो, टेल बोन्स यानी पूंछ की जो हड्डी होती है, और अपेंडिक्स, ये होते हैं अवशेषी अंग। क्वेश्चन प्रश्न यानी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इन्हीं में से कौन अवशेषी अंग है, तो ये 5 प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं, जो कि आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें दांत की विशेषता के बारे में, तो दांत की विशेषता की बात करें तो फाइवडोंट यानी द्विबारदंती होते हैं, ठीक है, डेट्रोडोंट यानी विषमदंती होते हैं, ठीक है, थिकोडोंट यानी गर्तदंती होते हैं। ये दांत की विशेषताएं हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब बात करते हैं डेंटल फार्मूला की बात करते हैं, दांत की फार्मूला की बात करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं एडल्ट के बारे में, एडल्ट में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, ठीक है, और जिसमें कि जैसा कि आप लोगों को अभी बताया ही गया है, क्या बताया गया, जैसा कि आई से आप शॉर्टकट नाम याद करिए, आई से इंसीजर्स यानी कृतक हो गया, तो कृतक एडल्ट में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, सी से कैनाइन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, पीएम से क्या याद करिए, प्री मोलर्स कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, और एम से मोलर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये एडल्ट में होते हैं इतने 32 दांत, ठीक है, और क्या क्या होते हैं वो जैसा कि आप लोग को बता दिया गया। अब इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें दांत का 4 प्रकार है, तो 4 हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया है, आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 4 खंड बना दिया गया है, तो इसमें सीधी तौर पे 21 23 हर एक खंड में डाल दिया जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 32 आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया एडल्ट का। अगर हम चाइल्ड की बात करें, तो चाइल्ड में आप जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, चाइल्ड में कितने दांत होते हैं आप देखें, तो इंसीजर्स यानी कृतक होते हैं 8, ठीक है, कैनाइन होते हैं 4, प्री मोलर होते हैं एक भी नहीं, प्री मोलर एक भी नहीं, जैसा कि आप लोग को बताया गया है, और मोलर होते हैं 8, ठीक है। तो वही हो गया 2102 इस तरह से हो गया, ठीक है, 2102 बटा 2102 गुने 20 बराबर 20, सॉरी 2102 बटा 2102 गुने 2 बराबर 20, ये हो गया बच्चों का दांत का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, हालांकि आता तो नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब इन चीज़ों एक एक लाइन पे आप ध्यान देंगे कि दांत का ऊपर वाला जो हमारा भाग होता है, हमारा जो दांत होता है उसका ऊपर वाला जो भाग होता है, जिसको हम डेंटाइन यानी दंतवलक कहते हैं, हमारा दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है, डेंटाइन होता है यानी दंतवलक होता है, और इसके बाहरी भाग को इनेमल यानी दंतवलक कहते हैं, ठीक है। और ये जो इनेमल होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया कि दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है वो डेंटाइन होता है यानी दंतवलक होता है, ठीक है, और इसके बाहरी भाग को इनेमल, ठीक है, इसके बाहरी भाग को इनेमल यानी दंतवलक, इनेमल जो होता है दंतवलक होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे क्या होता है, मजबूत हिस्सा होता है ना। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, ठीक है, तो क्या होता है, दांत होता है, क्या होता है, दांत होता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अब हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फोट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही दांत हार्ड यानी कठोर होता है। अब पूछा जा सकता है हमारा दांत कठोर होता है किसके कारण, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही हमारा दांत क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। हमारा दांत कठोर होने के कारण है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फोट के कारण, दांत फॉस्फेट के कारण दांत क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे प्रश्न।
आगे देखें, अगर जल में फ्लोराइड आयन ज़्यादा होता है और उसे हम पीते हैं तो हमारा दांत टूटने, क्षय या क्षरण या पीला होने लगता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, रेलवे में खास करके। अगर हम जल में फ्लोराइड आयन ज़्यादा होता है, देखिए हम कोई जल पीते हैं जिसमें फ्लोराइड आयन ज़्यादा होता है, तो उससे उसको पीने से हमारा क्या होगा, दांत क्या होगा, टूट सकता है, टूटने लगेगा, क्षय होने लगेगा, झड़ने लगेगा दांत, ठीक है, जिसको क्षरण बोलते हैं, और पीला भी होने लगेगा। समझ गए? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दांत पीला होने के या टूटने या क्षय होने का क्या कारण है? तो जल में फ्लोराइड आयन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी वजह से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दांत की जड़ें, जड़ें या मसूड़े मांसपेशियां यानी मसल्स की बनी होती है। दांत हमारा होता है, उसकी जड़ जो होती है, दांत की जड़ें क्या होती है, मांसपेशियां यानी मसल्स की बनी होती है। इसी मसूड़े वाली पार्ट को ब्लड वेसल्स रहती है, और इसी मसूड़े वाली पार्ट में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि दांत की जड़ें या मसूड़े मांसपेशियों की बनी होती है। हमारा जो दांत होता है उसकी जड़ें जो होती है मांसपेशियों की बनी होती है, और इसी मसूड़े वाली पार्ट में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें ब्लड होती है, ठीक है। आगे देखें, जीभ के बारे में देखें तो जीभ जो होता है, जीभ की लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है। पूछा भी जाता है प्रश्न, जीभ की लंबाई कितनी होती है, टंग की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। यह मस्कुलर ऑर्गन्स यानी मांसपेशीय अंग है। जीभ जो है हमारा मस्कुलर ऑर्गन्स यानी मांसपेशीय अंग है। जीभ क्या करती है, टेस्ट बताती है, स्वाद, और इसमें टेस्टिंग बर्ड्स कितने होते हैं, तो 2000 से 3000 टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। जीभ में कितने टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, तो 2000 से 3000 टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। आगे हम बात करें कि जीभ सेंसरी ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग है। हमारा जो जीभ है वो सेंसरी ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग है, और जीभ को थायरोइड बोन या थ्रोट बोन पकड़ कर रखती है। हमारा जो जीभ होता है वो थायरोइड बोन, एक मुंह के अंदर हड्डी होती है जिसको थायरोइड बोन, थ्रोट बोन बोलते हैं, वही इसको क्या करती है, पकड़ के रखती है। किसको, जीभ को। अगर वो हड्डी जीभ को ना पकड़े तो जीभ क्या हो गई, हमारा गिर जाएगी, है ना। तो जीभ को कौन सा बोन पकड़ के रखता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, हमारी जीभ को कौन सी बोन पकड़ के रखती है, तो थायरोइड बोन या थ्रोट बोन, है ना। चलिए अब ये अगला जो है, ये जस्ट 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न आया था यहाँ से। और चलिए नीचे जो एक आकृति देख रहे हैं वो जीभ की आकृति है, ठीक है। इसमें 5 पार्ट होते हैं, जीभ में हमारे 5 पार्ट होते हैं, 5 हिस्से होते हैं, पांचों का अलग अलग टेस्ट करने का वो पार्ट होते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है हमारे जीभ का, सबसे आगे वाला हिस्सा वो क्या करता है, स्वीट यानी मिठास को बताता है, मीठापन को, ठीक है। उसके बाद वाला हिस्सा क्या बताता है, नमकीन। उसके बाद वाला खट्टापन को बताता है। उसके बाद वाला कड़वाहट को बताता है। और सबसे अंत वाला हिस्सा जीभ के क्या बताता है, देखिए यह अदरक की, प्याज की, ठीक है, लहसुन की, इन सभी चीज़ों की स्वाद की पहचान करवाता है, सबसे अंत वाला हिस्सा, ठीक है। तो हमारा जीभ किन किन चीज़ों को पहचानता है, मीठापन को, नमकीन को, खट्टापन को, कड़वाहट को, और जैसे क्या बोलते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों के स्वाद को भी पहचान करती है। तो जीभ इतने टेस्ट को बताती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा डाइजेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी एग्जाम दे, सारे क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे, ठीक है, बनने लगेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के उठा के, प्रीवियस ईयर या जो भी है, तो बनने लगेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लाड़ीय ग्रंथि के बारे में। तो यह 3 प्रकार की होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लाड़ीय ग्रंथि की बात करें तो यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है, और यह 3 पेयर में होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लाड़ीय ग्रंथि के बारे में देखते हैं।
तो जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे, पहला है पेरिटिड लाड़ीय ग्रंथि, ठीक है, पेरोटिड लाड़ीय ग्रंथि, पेरोटिड लाड़ीय ग्रंथि, ठीक है, यानी पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स यानी पेरोटिड लाड़ीय ग्रंथि। यह कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। और ये कहाँ होती है? यह कान के पास होती है। पेरिटोड लाड़ीय ग्रंथि कहाँ होती है? यह कान के पास होती है। दूसरा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी 2 होती है और यह जीभ के नीचे होती है, हमारा जो जीभ होता है उसके नीचे होती है। तीसरा सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, यह जो ये भी 2 होती है, यह नीचे वाले जबड़े के नीचे होती है, हमारा जो जबड़ा होता है उसके नीचे होती है ग्लैंड्स। अब देखें इन चीज़ों के बारे में, तो बात करें जो पेरोटिड लाड़ीय ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी लाड़ीय ग्रंथि है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लाड़ीय ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सा होगा? पेरोटिड लाड़ीय ग्रंथि है ना, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होगा, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग बताया कि जब सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये जो होती है यह सबसे छोटी लाड़ीय ग्रंथि होती है, यह सबसे छोटे लाड़ीय ग्रंथि होती है। तीसरा था क्या? तीसरा सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स था, और यह जो होती है यह जो इसका काम क्या है? यह सबसे ज़्यादा लार बनाती है। यह जबड़े के नीचे होती है ये ग्लैंड, और ये सबसे ज़्यादा क्या बनाती है? लार बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे ज़्यादा लार कौन सी ग्लैंड बनाती है, तो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड बनाती है, जो कि जबड़े के नीचे होती है। और यह लार लगभग 70% यही ग्लैंड लार बनाती है, ठीक है, समझ गए? चलिए अब बताते हैं आगे कि सलाइवा, सलाइवा यानी इसको हिंदी में लार बोलते हैं, और इसमें 90 से 92% पानी होता है। हमारे लार जो बनता है मुंह में, उसमें 90 से 92% यानी प्रतिशत क्या होता है? पानी होता है ना। आगे देखें तो लार में मिनरल्स यानी खनिज तत्व होते हैं। हमारे लार में जो लार बनता है उसमें क्या होते हैं? मिनरल्स यानी खनिज तत्व होते हैं। जैसे कि उसमें क्या क्या पाया जाता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और क्लोरीन होता है ना। आगे बात करें तो लार में एंजाइम होते हैं। हमारे लार जो बनता है उसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं ना। और एंजाइम्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। यह जो होता है क्या? बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारता है, ठीक है। हमारे लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। एक लाइसोजाइम होता है जो यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारता है, और दूसरा हो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, है ना। आगे बात करें तो लार में म्यूकस यानी श्लेष्मा होती है। लार में क्या होती है? म्यूकस, जिसको हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं, होती है। और म्यूकस क्या होती है? चिपचिपा होती है, ये चिपचिपाहट देता है। लार में म्यूकस श्लेष्मा होती है जो कि चिपचिपाहट देता है। हमारा लार जो होता है चिपचिपाहट टाइप का होता है। वो किसके कारण होता है? तो म्यूकस के कारण होता है, श्लेष्मा के कारण होता है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे नोट में कुछ आप देख रहे होंगे तो इसके बारे में बात करते हैं। बोलस फूड के बारे में बात करते हैं। बोलस फूड होता क्या है तो जरा देखते हैं। तो जब मुंह से नीचे खाना जाता है, हम जब कोई भी खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं ना, तो मुंह से नीचे खाना जाता है, मुंह से नीचे खाना जाता है, तब उसमें पचित और अपचित भोजन का मिक्सर बन जाता है, उसी को बोलस फूड कहते हैं। जब मुंह से नीचे खाना जाता है तो उसमें पचित भी भोजन होता है और अपचित भी भोजन होता है, का मिक्सर बना हुआ रहता है ना, और उसी को हम बोलस फूड कहते हैं ना, ठीक। आगे देखते हैं। तो लार एक दिन में 1 से 1.5 लीटर बनती है। ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। लार जो होती है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर बनती है, और लार का पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है, ठीक है। लार एक दिन में 1 से 1.5 लीटर बनती है, और लार का पीएच मान 6.8 होता है। आगे बात करें फूड पाइप, ठीक है, ओसियोफेगस फूड पाइप यानी भोजन नली का हिंदी में बोलते हैं। तो फूड पाइप की बात करें तो इसकी लेंथ यानी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है।
भोजन नलिका के अंदर की परत, ठीक है, भोजन नलिका की अंदर की परत स्मूथ स्केटल मसल्स यानी चिकनी कंकालीय मांसपेशियों की बनी होती है। भोजन नलिका होती है, उसकी अंदर की जो परत होती है वो चिकनी कंकालीय मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक है। फूड पाइप यानी भोजन नली में जो बोलस फूड था, ठीक है, अभी हमने बताया बोलस फूड के बारे में। तो फूड नली यानी भोजन नली में जो बोलस फूड था वह मुंह से पेट तक परसिटालिस प्रोसेस यानी क्रमांकुंचन प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, ठीक है। भोजन नली में जो बोलस फूड था वह मुंह से पेट तक क्रमांकुचन प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है ना। तीसरा नंबर बात करें तो तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, स्टोमक यानी पेट जिसको बोलते हैं, उदर भी बोलते हैं और अमाशय भी बोलते हैं, स्टोमक यानी, ठीक है। तीनों नाम याद रखिएगा आप, है ना। इसकी आकृति की बात करें तो ये जे शेप का होता है। क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है पेट की आकृति किस शेप का होता है, तो जे शेप का होता है। पेट की आकृति यानी अमाशय की आकृति किस शेप का होता है, किस आकार का होता है, तो जे आकार का होता है ना। ABCD आप पढ़ते होंगे ना, तो जे बनता है ना, उसी आकार का होता है। और पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती है हमारे पेट के अंदर ही। जठर ग्रंथियां जठरजूस बनाती हैं। पेट के अंदर जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है वो क्या बनाती है, जठर जूस बनाती है ना। और जठर ग्रंथियां और जठर जूस पेट में ही बनती है। पेट के अंदर ही जठर ग्रंथियां और जठर जूस दोनों, ये दोनों कहाँ बनती है, पेट के अंदर ही बनती है ना। चलिए आगे देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्जिनेटिक कोशिका, ठीक है, ऑक्जिनेटिक ऑक्जिनेटिक सेल्स यानी ऑक्जिनेटिक कोशिका। दूसरा होता है पेक्टिक सेल यानी पेक्टिक सेल्स, ठीक है, पेक्टिक सेल्स यानी पेक्टिक कोशिका, है ना। तो ऑक्जिनेटिक कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का एसिड यानी अम्ल HCl बनाती है, ठीक है। ये क्या बनाती है, वो एक प्रकार का एसिड यानी अम्ल बनाती है। कौन, ऑक्जिनेटिक कोशिका, है ना। और पेप्टिक सेल्स की बात करें तो पेप्टिक कोशिका क्या बनाती है, यह एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है, तो एंजाइम्स बनाती है ना। और एंजाइम्स कौन कौन सा, पेसिनोजन एंजाइम और प्रोरैनिन एंजाइम, है ना। प्रोरैनिन और पेसिनोजन एंजाइम, है ना, कौन बनाती है, तो पेप्टिक सेल्स बनाती है ना। चलिए आगे देखते हैं HCl के बारे में, जिसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे HCl के इसी एसिड की वजह से एसिडिटी यानी अम्लता होती है। अब देखिए एसिडिटी इंसान को होता है, वो किसकी वजह से होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, एसिडिटी होता है। और जिसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनो या डाइजिन का उपयोग करते हैं। इनो या डाइजिन क्या करता है, एंटी एसिड होता है, यह प्रति अम्ल होता है, ठीक है। यह एसिडिटी को क्या करता है, खत्म करता है। और इनो या डाइजिन में क्या होता है, इसमें एक बेस यानी छार डाला जाता है, जो आपको समीकरण के द्वारा दिया गया है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है समीकरण वगैरह, बस जितना हम बता रहे हैं उतना चीज को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में HCl एंजाइम को एक्टिवेट करता है। हमारे शरीर में जो HCl होता है वो क्या करता है, एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है ना, जगा देता है। आगे देखें तो हमारे शरीर में दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएक्टिवेटेड होते हैं ना। पहला है पेप्सिनोजेन और दूसरा है प्रोरेनिन, ये डीएक्टिवेटेड होता है। और HCl क्या करता है इसको, कि इन दोनों एंजाइम में HCl एक्टिवेट करता है। यह दोनों एंजाइम पेट में होता है, ये दोनों एंजाइम पेट में होता है, इसको HCl क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और पेट में ये पहले से डीएक्टिवेट होता है ना, इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो HCl करता है। जैसा कि आप लोग एक समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं,
पेप्सिनोजन डीएक्टिवेट था HCl के साथ, HCl इसके साथ मिलकर क्या बना दिया, इसको पेप्सिन बना दिया। तो पेप्सिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। फ्लोरेनिन डीएक्टिवेट था, तो डीएक्टिव था, तो HCl इसके साथ मिलकर क्या बना दिया, रेनिन बना दिया, नहीं एक्टिव हो गया। अब यह दोनों पाचन करेगा, एक्टिव हो गया तो यह पाचन करेगा। हम जो भी भोजन करेंगे तो क्या होगा, पाचन होगा। ये दोनों पाचन करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, रेनिन एंजाइम बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। रेनिन जो एंजाइम होते हैं वो बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पेट के खाने को काइम कहते हैं। ठीक है, पेट का जो हमारा पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है 1 से लेके 1.5 या 1.8 होता है। ठीक है, पेट का पीएच मान कितना होता है, 1 से लेके 1.5 या 1.8 होता है। ठीक है ना, इस तरह से है ना। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देगा, पेट का पीएच मान कितना होता है, ऐसे ऑप्शन दे 1 से 1.5। ठीक है, नहीं तो 1 से 1.8, 1.5 देगा तो 1.8 नहीं देगा, 1 से 1.8 देगा तो 1.5 नहीं देगा, है ना। चलिए, पेट के जलने से म्यूकस लेयर यानी श्लेष्मा परत बचाती है। पेट के जलने से, ठीक है, कौन सा परत बचाती है पेट के जलने से, पेट को जलने से, तो श्लेष्मा परत बचाती है, म्यूकस लेयर बचाती है ना। चलिए अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अब बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से लेकर 6.25 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से लेकर 6.25 मीटर होती है। इसका व्यास जो बात करें, व्यास होती है 1 इंच। इसका व्यास डायमीटर होता है 1 इंच का, है ना। लंबाई ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिए, छोटी आंत यानी 3 हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, ड्यूडोनियम, ठीक है, जेजुनियम और इलियम। ड्यूडोनियम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। एक किसमें, ड्यूडेनियम जिसको हम अंतर्ग्रहणी कहते हैं, अंतर्ग्रहणी, और जेजुनम, इसको हिंदी में भी जेजुनम कहते हैं, इंग्लिश में भी जेजुनम कहते हैं, और तीसरा इलियम, इसको भी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों एक ही नाम है। अब देखिए, अंतर्ग्रहणी यानी ड्यूडेनियम में 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। लीवर यानी यकृत और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ये किस में आती है, ड्यूडेनियम में। और ये कहाँ पे होती है, छोटी आंत में। इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। सीधे तौर पे ये चीज़ें नहीं पूछा, सीधे ऐसे छोटी आंत में क्या होता है, ऑप्शन देगा लीवर, और भी ऑप्शन दे देगा, तो क्या लीवर या फिर पैनक्रियाज, है ना। चलिए अब हम बात करें लीवर के बारे में, तो लीवर के बारे में हम अध्ययन कहाँ करते हैं, हेपाटोलॉजी में। लीवर की यानी यकृत के बारे में अध्ययन जो करते हैं हम हेपाटोलॉजी में करते हैं। और हेपाटिक सेल्स लीवर में पाई जाती हैं। ठीक है, हेपाटिक सेल्स कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। और इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। किसमें, हेपाटिक सेल्स में क्या होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन या पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। आगे हम बात करें यहाँ से, अब नीचे जो चीज़ें आ रही हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। लीवर की बात करें तो लीवर जो होता है रेडिश ब्राउन रंग का होता है। लीवर का रंग जो होता है रेडिश ब्राउन रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है लीवर का रंग। लीवर का वजन जो होता है 1.5 से 1.7 kg होता है। वजन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रंग भी पूछा जाता है, ये सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है नीचे जो आ रही है। तो लीवर का वजन क्या होता है, 1.5 से 1.5 से 1.7 kg होता है ना। लीवर की बात करें, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर ही होती है। लीवर जो है बाइल जूस यानी पीत रस बनाती है। लीवर का काम क्या है, लीवर क्या बनाती है, तो पीत रस बनाती है, यानी बाइल जूस बनाती है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करती है क्या, लीवर, क्योंकि लीवर में क्या बनता है, पीत रस, और पीत रस क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है ना। आगे देखिए, बाइल जूस यानी पीतरस हरे रंग का, यह गिल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर रहती है। बाइल जूस यानी पीतरस जो होती है वो हरे रंग की होती है। बाइल जूस पीतरस किस रंग की होती है, तो हरे रंग की होती है।
और यह गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर होती है। ठीक है, आगे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पीतरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं रहता। पीतरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं रहता, इसके पास साल्ट यानी लवण होता है। पीतरस के पास क्या होता है? साल्ट यानी लवण होता है, जिससे वह पाचन करता है। और इस डाइजेशन को फिजिकल डाइजेशन, भौतिक पाचन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। पीतरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बाइल जूस की बात करते हैं। किसके बारे में? बाइल जूस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बाइल जूस हिंदी में इसको बोलते हैं पीतरस। तो बाइल जूस में कौन कौन से साल्ट लवण होते हैं? अगर बात करें बाइल जूस यानी पीतरस में कौन कौन से साल्ट यानी लवण होते हैं, तो इसमें होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्या क्या लवण होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब आगे देखें तो बाइल जूस में साल्ट यानी लवण हाँ कहाँ थे? तो बाइल जूस में यानी जो लवण होता है, ठीक है, लवण होता है और क्या होता है? फास्फोलिपिड्स, ठीक है, और कलर पिगमेंट होता है। बाइल जूस यानी पीतरस होता है, उसमें साल्ट होता है नहीं लवण होता है, ठीक है, फास्फोलिपिड्स होता है और कलर पिगमेंट होता है, और इसमें वाटर भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है बाइल जूस में, है ना। अब हम बात करें अगर इसका पीला रंग, बाइल जूस का पीला रंग किस प्लाज्मा को पीला रंग देता है? बाइल जूस कौन सा? तो बिलीरुबिन की वजह से ही प्लाज्मा को पीला रंग देता है बिलीरुबिन। और हरा रंग की बात करें तो हरा रंग कौन देता है? बिलीवर्डिन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब हम बात करें लीवर की, तो लीवर यकृत पाइसीकरण प्रक्रिया से पाचन करता है। लीवर कौन सी प्रक्रिया से पाचन करता है? तो पाइसीकरण प्रक्रिया से पाचन करता है। और बाइल जूस का पीएच मान अगर बात करें पीतरस के यानी का पीएच मान तो 7.5 से 8.5 होता है, यानी 7.5 से 8.5 होता है पीतरस यानी बाइल जूस का पीएच मान, है ना। अब चलिए लीवर के फंक्शन, लीवर के कार्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए लीवर के कार्य के बारे में जानें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बाइल जूस यानी पीतरस का निर्माण करना। लीवर का काम क्या है? पहला फंक्शन है उसका कि पीतरस का निर्माण करना, या फैट यानी वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, लीवर को स्टोर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और लीवर फैट को भी स्टोर करता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लीवर फैट को स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ फैट स्टोर होता है उसे हम एडिपोज टिश्यू यानी वसीय ऊतक कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि लीवर में जहाँ वसा स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जहाँ वसा स्टोर यानी फैट स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू यानी वसीय ऊतक कहते हैं, है ना। आगे है कि यह विटामिन को स्टोर करता है। और विटामिन में कौन कौन से विटामिन को स्टोर करता है लीवर? तो ए, डी, ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन चारों विटामिन को लीवर क्या करता है? स्टोर करता है। लीवर के अंदर आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, लीवर के अंदर यानी लीवर के अंदर आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी टूटती है यानी मरती है लीवर के अंदर ही आरबीसी। लीवर एल्कोहल और ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, लीवर ड्रग्स और एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करता है। और लीवर क्या होता है? जहरीले पदार्थों का जो प्रभाव है उसको कम करता है। और लीवर का काम है भक्षण करना, यह बैक्टीरिया को भी खा जाती है लीवर, ठीक है, मार देती है। और इसे कफर सेल्स यानी कफर कोशिका भी कहते हैं लीवर को। और लीवर यूरिया का निर्माण करती है। लीवर क्या होती है? यूरिया। लीवर जो होती है यूरिया का निर्माण करती है।
अब हम पैनक्रियाज के बारे में बात करें, अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। तो इसकी आकृति पेड़ के पत्ते जैसी होती है। पैनक्रियाज की आकृति क्या होती है? तो पेड़ की पत्ते जैसी होती है ना। पैनक्रियाज की आकृति होती है पेड़ के पत्ते जैसे होती है आकृति इसकी। और इसकी खोज लैंगरहैंस ने खोज की थी। पैनक्रियाज की खोज की बात करें तो किसने की थी? पैनक्रियाज की खोज लैंगरहैंस ने की थी। और इन्होंने बताया कि अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिका होती है। इन्होंने क्या बताया कि अग्नाशय में ही 4 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल और एक कोशिका, ठीक है, जिसको एफ सेल बोलते हैं, एफ सेल, ठीक है। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिका होती है, जिसको अल्फा कोशिका कहते हैं, बीटा कोशिका कहते हैं, डेल्टा कोशिका कहता है और एफ कोशिका कहते हैं। और यह तीनों हमारे शरीर में हार्मोन बनाती है। ये तीनों अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये 3 हार्मोन क्या करती है? हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। ये क्या करती है? हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाती है। और एफ सेल्स जो होती है, एफ कोशिका जो होती है, यह डाइजेस्टिव जूस बनाती है, यानी पाचन करवाने में सहायक रस बनाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और यह जो जूस बनाती है एफ कोशिका, एफ सेल जूस बनाती है, उसे हम पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस बनता है, ठीक है। यह 1 लीटर दिन में बनता है। 1 दिन में यह कितना बनाता है? एप्स कोशिका जूस 1 लीटर बनाता है 1 दिन में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा को हम लोग स्टार्च के रूप में खाते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में खाते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है। अब नीचे आते हैं जहाँ से मेन चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत क्या बनाती है? आतीय रस बनाती है, इंटेस्टिनियल जूस, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस बनाती है यानी आतीय रस बनाती है छोटी आंत। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। और ये तीनों क्या करती है? ये तीनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। छोटी आंत क्या बनाती है? आतीय रस बनाती है। आतीय रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज को हमारे शरीर का फ्यूल यानी ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज जो होता है उसको हमारे शरीर का क्या कहा जाता है? फ्यूल या ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को, है ना। और 70% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। हम लोग भोजन के माध्यम से जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें से 70% एनर्जी, जो भी भोजन करते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है उससे, और कार्बोहाइड्रेट से ही 70% ऊर्जा निकलती है ना। आगे देखें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भोजन पोषक तत्वों का अवशोषण, भोजन या पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होती है। भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत के इलियम में होती है। और इलियम में उंगली नुमा उभरी हुई संरचना पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे? इलियम, है ना। तो इलियम में उंगली नुमा उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम विल्ली कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? विल्ली। अब हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है 1 से लेके 1.25 या 1 से 1.5 मीटर होती है ना। 1 से 1.25 मीटर या 1 से 1.5 मीटर होती है किसकी लंबाई? बड़ी आंत की। और इसका जो व्यास होता है वो 3 इंच का होता है। बड़ी आंत की बात करें तो ये 3 भागों में बांटा गया है, सिक्कम, कोलेन और रेक्टम। अब हम बात करें सिक्कम और कोलेन की बात करें तो इसे जीवाणुओं का घर कहते हैं। किसको? सिक्कम और कोलेन को इसे जीवाणुओं का घर कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखा जाए तो इकोली बैक्टीरिया यानी इकोलाई बैक्टीरिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अपेंडिक्स बड़ी आंत में होती है। अपेंडिक्स की बात करें तो बड़ी आंत में होती है, ठीक है। और अपेंडिक्स जो होती है वो सिक्कम वाले हिस्से में होती है, ठीक है। बड़ी आंत में होती है। बड़ी आंत के किस हिस्से में होती है? तो सिक्कम में होती है। क्या? अपेंडिक्स।
अब देखें आगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लास्ट ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खत्म ही हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन, इस पे क्या होते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया बैठते हैं और इसको वेस्ट फूड में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, यानी अपशिष्ट भोजन बना देते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया मनुष्य को विटामिन के B12 देता है और इसे साइम्बोलिटिक यानी सहजीवन संबंध कहते हैं। पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र खत्म हो गया। और इस प्रकार से आपको हर एक टॉपिक का वीडियो एक ही क्लास में आपको खत्म कर दिया जाएगा और मिलेगा, पर डे मिलेगा, है ना। और अगर आप रेलवे का, बैंक का, SSC का, जितने भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स होते हैं अगर तैयारी करते होंगे तो साइंस आपके लिए जहाँ भी 20 नंबर 30 नंबर जो भी 20-25 जितने नंबर के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। और ऐसा नहीं, सभी विषयों को आप वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इन चीज़ों को आपको पढ़ने के बाद आप कहीं से भी किताब उठाइए और उससे ऑब्जेक्टिव बनाइए, है ना, तो आपको समझ में आएंगी। इन चीज़ों को एक बार 2 बार आप सुनिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ये थ्योरी क्लास था और ये हर एक लेवल का, किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया है स्पेशल, सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट देगा जहाँ भी साइंस पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।